हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवीजन क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों को देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व पेपर के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके अगले साल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनहित याचिका तंत्र तैयार किया था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो 1980 के दशक के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका यानी कि PIL तंत्र तैयार किया था। इसने किसी भी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी जिनके अधिकारियों का उल्लेखन किया जा रहा था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के पास होता है। चलिए हमारी इसका व्याख्या देखते हैं। तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। भारत के संदर्भ में यही है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। किसी भी विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। यदि दोनों सदन विधेयक को मंजूरी दे देते हैं तो उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक एक अधिनियम यानी कि कानून बन जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री रखता है। चलिए हमारा इसका व्याख्या देखते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट भी कहते हैं, भारत सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं। ध्यातव्य है कि भारत सरकार द्वारा बजट हर वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा शामिल है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अधिकार क्षेत्र होता है, जो संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी विवादों के निपटारे से संबंधित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, सोया रिंगपा क्या है? तो सोया रिंगपा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। सोया रिंगपा जो है वो आपकी हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो सोया रिंगपा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है, जिसे तिब्बती या आमची चिकित्सा भी कहा जाता है। यह लगभग 5000 वर्ष पुरानी है और मुख्य रूप से भारत, चीन, मंगोलिया, नेपाल, रूस और भूटान में प्रचलित है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में किया था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता में किया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो गोलकीपर के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार किस रिश्ते को समर्पित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो सामा चकेवा त्योहार भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार और मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। सामा चकेवा की कथा भगवान श्री कृष्ण की पुत्री सामा और उनके भाई सांब से जुड़ी है। शाम से जुड़ी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्ताद अहमद लाहौरी जो था वो ताजमहल का वास्तुकार था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। वे मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे और ताजमहल के डिजाइन और निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद जीवक कहाँ का निवासी था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगृह का निवासी था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो मगध महाजनपद पर हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व के संस्थापक बिंबिसार के राजवैद जीवक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। वे राजगृह के निवासी थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश से स्पष्ट है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करना सिर्फ सरकार का दायित्व है, ऐसा कुछ लोगों की सोच है, जबकि इस कुरीति को समाप्त करने में सभी सामाजिक संगठन, मालिक और अभिभावक का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। तो अतः विकल्प आपका बी सही उत्तर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किया जाने चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त गद्यांशों में स्पष्ट है कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास इसलिए करना चाहिए कि जिससे बच्चों का बचपन छीना न जाए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वह काम जो बच्चों को उनकी बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गर्मियां से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल श्रम पर। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो वह काम जो बच्चों को उनकी बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, इससे संबंधित सबसे उपयुक्त शब्द जो है वो बाल श्रम है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 एक के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद यानी कि ऊपरी संसद की सदस्य संख्या उनकी विधानसभा यानी कि निचला सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के चुनाव हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया और इसके सदस्यों के चयन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए, जबकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो तो। चलिए हम अगला इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 और 124 के 5 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जिसमें संसद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ध्यातव्य है कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को न्यायाधीश के हटाने का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करना होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस जो है वो पोप की आवाज करके जलती है। तो चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो वह गैस जो पोप या तड़ाक ध्वनि के साथ जलती है वह हाइड्रोजन गैस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है और हवा में ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है, जिससे गर्मी और एक विशिष्ट पॉपिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इम्लश्न प्रकार है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो अंडे की जर्दी कोलाइड का इम्लश्न का एक उदाहरण है। इम्लश्न एक प्रकार का कोलाइडल मिश्रण होता है जिसमें दो अमिश्रीय तरल पदार्थ जैसे तेल और पानी एक साथ मिलाए जाते हैं जहां एक पदार्थ दूसरे में फैला होता है। अंडे की जर्दी में वर्षा और पानी दोनों मौजूद होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, आयरन का परमाणु प्रतीक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Fe जो है वो आयरन का परमाणु प्रतीक है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो आयरन का परमाणु प्रतीक Fe होता है। यह लैटिन शब्द फीरोम से लिया गया है, जबकि Al एल्यूमीनियम और Ir इरिडियम तथा I आयोडीन का प्रतीक होती है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो आयरन का परमाणु प्रतीक Fe होता है। यह लैटिन शब्द फीरोम से लिया गया है, जबकि Al का प्रतीक एल्यूमीनियम और Ir का प्रतीक इरिडियम तथा I का प्रतीक आयोडीन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन
परमाणु की संकरण अवस्था है तो क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी sp है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो पानी में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp है क्योंकि ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह हाइड्रोजन के साथ सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा दो अलग इलेक्ट्रॉन जोड़े होने के कारण ऑक्सीजन का संकरण संकरण sp होता है। sp संकरण वाले अणुओं की संख्या आकीर्तिक टेट्राहेड्रल्स होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम कुमार हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो यूरोप के स्केच एक प्रसिद्ध रिपोर्ताज है जिसके लेखक राम कुमार हैं। यह पुस्तक यूरोप की उनकी यात्राओं और अनुभवों का संग्रह है जिसमें उन्होंने अपने दृष्टिकोण से यूरोप के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है। ध्यातव्य है कि राहुल सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा उनकी प्रमुख यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा और घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के कुछ पन्ने तथा चीन में कम्यून आदि हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपके सूची 1 में मुहावरा दिया गया है और सूची 2 में उसका अर्थ दिया गया है। चलिए हम इसका सुमिलित करते हैं। तो आपका पहले का हो जाएगा चौथा, छाती पर मूंग डालना का अर्थ होता है साथ रहकर परेशान करना। और आपके दूसरे का बी का हो जाएगा, आपका पहला छाती पर पत्थर रखना, यानी कि छाती पर पत्थर रखना का अर्थ हो जाता है धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। और आपके सी का हो जाएगा तीसरा, छाती पर सांप लौटने का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। आपका सी का हो जाएगा तीसरा। और आपके डी का हो जाएगा छाती ठोकना, यानी कि आपके डी का दूसरा हो जाएगा कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो इसके अनुसार आपका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो छाती पर मूंग डालने का अर्थ होता है साथ रहकर परेशान करना और छाती पर पत्थर रखने का अर्थ होता है धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। और छाती पर सांप लौटने का अर्थ होता है ईर्ष्या करना और छाती ठोकने का अर्थ होता है कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा, राजा के लिए सभा, ये आपका जो है वो सही समास विग्रह है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो राज्यसभा का समास विग्रह होगा राज्यों की सभा। अभी का आपका हो जाएगा गुरु दक्षिणा, इसका सही समास विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। और ऋषि मुक्त इसका समास विग्रह हो जाएगा ऋषि से मुक्त। और आपका सेना नायक का समास विग्रह होगा सेना का नायक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे.ई. पाकिंजे ने आपका नाम दिया है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो जे.ई. पाकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैव पदार्थ की जीव द्रव्य का नाम दिया है। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित भाग है जो जेली जैसा रंगीन और चिपचिपा होता है। अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर लाइक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेन काइमा जो है आपका यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है।
अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाकर वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देखते हैं। तो क्लोरेनकाइमा एक सरल स्थायी ऊतक है जो पौधों के विभिन्न भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इसकी कोशिकाएं लंबी और असमान रूप से गाढ़ी कोशिकीय भित्ति वाली होती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रह करती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च के रूप में संग्रहण करती हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से भोजन तैयार करती हैं और इसे शर्करा यानी कि ग्लूकोज के रूप में संग्रहित करती हैं। बाद में यह ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और पत्तियों में संग्रहित रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुविभाज जनन होता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाज प्रकार का जनन होता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनक होता है जिसमें केंद्र का बार बार विभाजित होता है, जिसके बाद कोशिका द्रव अलग अलग भागों में बट जाते हैं जिससे कई नई स्थिति कोशिकाएं बनती हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से सिरोगनी कहलाती है। चलिए सिरोजनी कहलाती है, सिरोगनी नहीं सिरोजनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइडा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइडा में मुकुलनों का उपद्रव समसूत्री विभाजन से होता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो हाइडा में मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक नया हाइडा समसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होता है। समसूत्री विभाजन के कारण संतान और मूल जीव में मातृ कोशिका के समान आनुवंशिक सामग्री होती है जिसे आनुवंशिकता स्थिर बनी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ सरीसृपोड में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। चलिए हमारा इसका व्याख्या देखते हैं। तो कुछ सरीसृपों जैसे कि कछुए, मगरमच्छ और कुछ छिपकलियों में लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारणों के बजाय पूरी तरह से निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया को तापमान निर्भर लिंग निर्धारण कहा जाता है। यदि अंडे को कम ताप पर ऊष्मायन किया जाए तो एक लिंग तथा उच्च ताप पर ऊष्मायन किया जाए तो दो लिंग विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपूर्ण वर्तमान काल है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बच्चा खेल रहा है वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है क्योंकि यह क्रिया के लगातार होने का बोध करता है। उदाहरण, राम फुटबॉल खेल रहा है। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सु का प्रयोग हुआ है। तो स्वतंत्र शब्द में सु
उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो विकल्प ए, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत है, क्योंकि विश्वास का अर्थ है अविश्वास का अर्थ है विश्वास न करना, जबकि बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास के लिए सही शब्द अंधविश्वास होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। इसी तरह वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्डू के नाम से जाना जाता है। अगला इसका व्याख्या देखते हैं हम। गुजरात में नवीन जलोढ़ मृदा को गोल्डू मृदा के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय क्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन हर्ष हेलीकॉप्टर लिमिटेड से ये सेवा प्रदान करती है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पवन हर्ष हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रदान करती है। पवन हर्ष एक सरकारी कंपनी है जो तेल और गैस के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए जानी जाती है। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल का है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, तथा उसके बाद केरल का है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के मामलों में दिल्ली स्पष्ट पर है, दिल्ली जो शीर्ष पर है। जहां तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में किया गया था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में जीत हासिल की। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार सेंट्रल पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अनुपांगिक केंद्र बिहार राज्य लोड डिस्पैच सेंट्रल ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में मीडियम लो डिस्पैच
डिस्पैच सेंट्रल श्रेणी में जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर में स्थित है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 2001 में लीची के उत्पादन प्रबंधन और रोग नियंत्रण पर अनुसंधान के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदास्फीति जो है वो गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण करने वाले कारणों में साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा तथा लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण शामिल है, जबकि मृदास्फीति जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाला कारण नहीं है। यह एक आर्थिक कारण है जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि को दर्शाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता, बल्कि जीवन यापन की लागत को प्रभावित करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी तरह वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, यानी कि स्वयं पीता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो गैर बाजार क्रिया वे गतिविधियां होती हैं जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए की जाती हैं और जिनमें कोई आर्थिक लेन देन नहीं होती है। उपयुक्त विकल्पों में राम अपनी गाय का दूध स्वयं उपभोग करता है एक गैर बाजार क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई आर्थिक लेन देन नहीं हो रहा है, जबकि अन्य तीनों क्रियाओं में आर्थिक लेन देन हो रहा है, अतः यह बाजार क्रिया है। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादक नहीं किया जाता है, ये आपका सही नहीं है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बहुराष्ट्रीय निगमों वे कंपनी होती हैं जो कई देशों में उत्पादन, व्यापार और सेवा का संचालन करती हैं। अपने उत्पादक के कई देशों में बेचती हैं तथा उत्पादन को बढ़ाते हुए जटिल तरीकों में संगठित करती हैं। अतः स्पष्ट है कि वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता। यह कथन बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडे से सामना होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिंबवाहिनी में शुक्राणु का अंडे से सामना होता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो जब महिला के शरीर में अंडोत्सर्ज होता है तब अंडाशय के एक परिपक्व अंडाणु निकलता है। यह अंडाणु डिंबवाहिनी में प्रवेश करता है और इसी समय पुरुष का शुक्राणु महिला के प्रजनन तंत्र से होकर डिंबवाहिनी तक जाता है। तो यहीं पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है।
इसके बाद भ्रूण गर्भ शण में जाकर विकसित होता है जिसे निषेचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का मुख्य सुषुम्ना केंद्र है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो मानव शरीर का मुख्य सुषुम्ना केंद्र मस्तिष्क है, जो सोचने, निर्णय लेने और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इकाइनोडोमेटा होता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो कठोर कैल्शियम से बना हुआ कंकाल इकाइनोडोमेटा संघ की विशेषता है। इस संघ के जीवों में एक कठोर कंकाल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसका कंकाल छोटे छोटे प्लेट या स्पाइनों का बना होता है जो इसकी सुरक्षा करते हैं, जैसे स्टारफिश, समुद्र अर्चिन और बाल्टिक स्टॉक आदि हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लीफ के संदर्भ में गलत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो लसिका एक रंगहीन पारदर्शी द्रव है जो शरीर की लसिका वाहिनियों से प्रवाहित होती है और शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रक्त के प्लाज्मा के समान होता है, परंतु इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। यह शरीर में पोषक तत्व, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन में मदद करती है। ध्यातव्य है कि लसिका अमीनो अम्ल को नहीं बल्कि लिपिड और फैटी एसिड को आंत्र में अवशोषित कर परिवहन करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अपसारी दर्पण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक उत्तल दर्पण। चलिए हमारा अगला इसका व्याख्या देखते हैं। तो एक अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण होता है। इस दर्पण की सतह बाहर की ओर उभरी होती है जिससे यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जबकि अवतल दर्पण की सतह अंदर की तरफ धंसी होती है, जिससे यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाया गया है, तो एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम को सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी। उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए मीटर ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर बी को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए किसी परिपथ में ए मीटर ए को परिपथ के श्रेणी में क्रम में जोड़ा जाता है ताकि पूरे परिपथ में धारा को मापा जा सके, तथा वोल्ट मीटर वी को उस अवयव जैसे कि प्रतिरोध के समानता क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे वोल्टेज को मापा जा सके।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है यदि एक वस्तु का द्रव 4 गुना होता है तथा इसका इसका वेग आधा होता है तो वस्तु का समवेग होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 गुना होगा। आप यहाँ पर व्याख्या में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्यूज का उपयोग। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो विद्युत उपकरण को अतिभार के कारण लघुपथ से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि फ्यूज का प्रयोग है। फ्यूज एक पतला तार होता है जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है जिससे उपकरण सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। इसमें आपका पहले का हो जाएगा दूसरा और दूसरे का आपका हो जाएगा तीसरा और यहाँ पर पहले का आपका हो जाएगा दूसरा, पहले का आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरे का आपका तीसरा हो जाएगा और तीसरे का आपका हो जाएगा चौथा और चौथे का आपका पहला हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित निम्न है। भाबर का हो जाएगा आपका छिद्रपूर्ण और तराई का आपका हो जाएगा घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र और भागर का आपका हो जाएगा पुराना जलोट और खादर का आपका हो जाएगा युवा निक्षेप। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहले का आपका तीसरा हो जाएगा, पहले का आपका तीसरा हो जाएगा, दूसरे का आपका चौथा हो जाएगा, दूसरे का आपका चौथा हो जाएगा और तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा और चौथे का आपका पहला हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो नदी तथा सहायक नदियों का सही सुमेलन इस प्रकार है। तो गोदावरी नदी का सहायक नदी वेड़ गंगा है और गंगा नदी का सहायक नदी कोशी नदी है और कृष्ण नदी का सहायक नदी आपका कोयना नदी है और कावेरी नदी का सहायक नदी आपका अमरावती नदी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम जो कि मोनाजाइट रेत में मिलता है। चलिए हमारा इसका व्याख्या देखते हैं। तो मोनाजाइट रेत में मुख्य रूप से थोरियम और यूटियम और सीरियम जैसे दुर्बल तत्व भी पाए जाते हैं। ये तत्व आमतौर पर मोनाजाइट रेत के रूप में समुद्र तटों और नदियों के किनारे पर मिलते हैं। मोनाजाइट रेत मुख्य रूप से भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है वह संख्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन और आप इसे सही से देखकर बना लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किमी घंटे की चाल से 3 घंटा का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इसको सॉल्व किया हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपका इसमें पहला विकल्प है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक शीर्ष रेखा है। ये आपका विकल्प गलत है। और दूसरा विकल्प है हमारा तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है।
तो इसमें आपका पहला विकल्प है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पष्ट रेखा है। तो ये आपका विकल्प जो है वो गलत है। हमारा दूसरा विकल्प है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये विकल्प आपका जो है वो सही है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 2 सत्य है तथा कथन 1 असत्य है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो कथन 1 असत्य है क्योंकि किसी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से एक नहीं बल्कि 2 स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। कथन 2 सत्य है क्योंकि किसी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से 2 समान लंबाई की स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। अतः आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी 11.7.3 के 15 पदों का योग क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -255 होगा। इसमें आप क्वेश्चन को देखकर अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस में SER विष तथा दवाइयों को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत कोशिकाओं में यकृत कोशिका निभाती हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो यकृत कोशिकाओं में SER विष तथा दवाइयों को निराविषीकरण या जल में घुलनशील बनाने में मदद करते हैं ताकि वे शरीर में मूत्र या पित्त में माध्यम से बाहर निकाले जा सके। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए व सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया। इसमें आपका पहले का हो जाएगा तीसरा और दूसरे का आपका दूसरा हो जाएगा, तीसरे का आपका जो है वो आपका चौथा हो जाएगा और चौथे का आपका पहला हो जाएगा। चलिए हम इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो सही सुमेलित इस प्रकार है। द्रव संयोजक उत्तर का आपका सही सुमेलन रक्त है और उपकला उत्तक का त्वचा है और फिर जोड़ी की सतह का आपका उपस्थिति है और फिर तंत्रिका उत्तक आपका स्पाइनल कॉर्ड है। आपका सही सुमेलन इस प्रकार है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली वे थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड थी। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो मिलर और यूरे द्वारा जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए किए गए प्रयोग में उन्होंने पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण की अनुमानित स्थितियों का अनुकरण करने के लिए मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और जल वर्षा का प्रयोग किया था। इस प्रयोग में इन गैसों को एक बंद पात्र में रखा गया और विद्युत वित्सर्जन के माध्यम से ऊर्जा प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल बने, जो जीवन की निर्माण खंड माने जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 1.0 मीटर सेकेंड स्क्वायर का चाल से गतिशील है तो x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 मीटर सेकेंड स्क्वायर तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9.0 F बल लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर इसका सॉल्व देख सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6
बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजक का तुल्य प्रतिरोध R है तो R अनुपात का मान होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36 होगा। आप यहाँ पर इसका सॉल्व देख लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टील में सबसे तेज ध्वनि चलती है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थल पर निर्भर करती है। ध्वनि ठोस पदार्थ में सबसे तेज, तरल पदार्थ में उससे धीमी और गैस पदार्थ में धीमी से चलती है। ध्वनि की चाल अवरोही क्रम में स्टील, पानी, उसके बाद वायु, अतः ध्वनि सबसे तेज स्टील में चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किमी है। यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यातव्य है कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपका कॉलम 1 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कॉलम 2 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके यहाँ पर पहले का हो जाएगा आपका सी, और दूसरे का आपका हो जाएगा डी, और तीसरे का आपका ए हो जाएगा, और चौथे का आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो कॉलम 1 और कॉलम 1 में वन्य जीव अभ्यारण्य दिया हुआ है और कॉलम 2 में उसके राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका कोयना का वन्य जीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा, और इल्तुलगमन का आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा वो तेलंगाना हो जाएगा, और सरिस्का का आपका वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान हो जाएगा, और चंद्रप्रभा का आपका वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नित्यानंद कानूनगो इसके राज्यपाल थे। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो ने भारत के राष्ट्रपति के सिफारिश की राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ध्यातव्य है कि 1968 से अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो इसका हम राइट आंसर इसके व्याख्या में देखते हैं। तो इसका व्याख्या है, बिहार में विधान परिषद के सचिवालय ने 1 अप्रैल 1950 ईस्वी से काम करना प्रारंभ कर दिया। बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा को राज्यपाल के आदेश से बनाया गया था। बिहार को ओडिशा से पृथक कर पूर्ण राज्य का दर्जा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्राप्त हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामंत जो थे वो लॉर्ड से संबंधित थे। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो मध्यकालीन यूरोप में लॉर्ड और नाइटर्स के बीच समानती संबंध
होता था। लॉर्ड एक ऊंची श्रेणी का सामंती स्वामी होता था जो नाइट्स को भूमि प्रदान करता था और बदले में नाइट्स युद्धकाल में उसकी सेवा करने के लिए बाध्य होते थे। इसी प्रकार लॉर्ड स्वयं राजा के प्रति वफादार रहता था जैसे नाइट्स लॉर्ड के प्रति। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो पीलीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक नगर है। यह शहर कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। पीलीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है जो पीली प्लस बंगा यानी कि पीले रंग की चूड़ी से बना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गियासपुर में स्थित है। तो इसका हम व्याख्या देखते हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र गियासपुर में स्थित है। सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे। इनकी दरगाह का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिर्ज खान द्वारा 1325 ईसा पूर्व में कराई गई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में स्थित है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय परिसर में स्थापित किया गया था। के सिवान की उपस्थिति में 30 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है जैसे कि CO2, O2, N2 और AR और जल वाष्प आदि का मिश्रण है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण इस प्रकार है। तो K, फिर उसके बाद आपका Li, फिर उसके बाद आपका Zn, फिर उसके बाद आपका Cu होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघातीय समीकरण है तो a का मान नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा a बराबर 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो एक द्विघातीय समीकरण में x² का गुणक a कभी भी शून्य नहीं हो सकता। यदि a बराबर 0 हो तो समीकरण bx प्लस c बराबर 0 बन जाएगा। bx प्लस c बराबर 0 बन जाएगा जो एक रेखीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण नहीं। अतः उपरोक्त व्याख्या के अनुसार a का मान 0 नहीं हो सकता जबकि अन्य विकल्प हो सकता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा राम 10,000 का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है। उसे वर्ष के अंत में कितना राशि ब्याज के रूप में लौटाना होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 750 रुपये उसे लौटाना होगा।
अब यहाँ पर इसका शॉर्ट दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि tan a बराबर 1/2 है तो cos a का मान होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2/2 एंगल 5 होगा। तो यहाँ पर आपका व्याख्या में इसको सॉल्व कर दिखाया गया है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुई तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा मीरा बोय और आरबेसिये ने किया था। मीरा बोय और आरबेसिये ने किया था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुई तीसरी एयर स्टेट चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुई तीसरे स्टेट का नेतृत्व मीरा बोय और आरबेसिये ने किया था। तीसरे स्टेट ने खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान चाहता था जो सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हेनरी कोड के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पडलिंग से बनना संभव हुआ। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो 1783 ईस्वी में चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो 1783 में हेनरी कोड ने लोहे के अशुद्धि निकालने के लिए दो विधियां विकसित की जिससे शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। इसमें कच्चे लोहे को भट्टी में गर्म किया जाता था जिससे उसमें मौजूद अशुद्धियां कार्बन जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन और सल्फर जलकर निकल जाती थी। फिर एक पलट यानी कि मिश्रण लोहे को लगातार छड़ के मदद से हिलाता था जिससे ऑक्सीकरण प्रक्रिया तेज होती थी और अशुद्धियां घट जाती थी। इस विधि को पडलिंग विधि कहा जाता है। इस विधि से बनाया गया लोहा सबसे मजबूत और टिकाऊ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राखी दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है और इसका व्याख्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका व्याख्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस यानी कि रक्षाबंधन राखी उत्सव के रूप में मनाने का आग्रह किया था और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए राखी के धागे को भाईचारा और एकता का प्रतीक बनाया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 को। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार को ओडिशा से पृथक कर यानी कि अलग कर स्वतंत्र राज्य की दर्जा प्राप्त हुई और पटना राजधानी बनी। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होकर बिहार और ओडिशा को एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। इसीलिए 22 मार्च को हर वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जल के अणु में बंध की प्रक्रिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो जल के अणु में सहयोजिक बंध पाया जाता है। पानी के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1
ऑक्सीजन परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और सहयोजक बंध बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा C6H40 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप इसका सॉल्व देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका इसका सॉल्व दिया हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फा कण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विआवेशीय हीलियम आयरन है। द्विआवेशीय हीलियम आयरन जो कि अल्फा कण है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। अल्फा कणों को एक प्रक्रिया में रेडियोधर्मी नाभिक जैसे कि यूरेनियम या रेडियम द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। अल्फा कणों में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं जो कि हीलियम नाभिक के समान एक कण से बंधे होते हैं। अल्फा कण एक द्विआवेशीय हीलियम आयरन होते हैं और इसकी सहयोजकता +2 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड को विस्तृत रूप में पहचानती है उसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी कहा जाता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो प्राइमरी की एक ऐसी विशेषता है जो हम एक तालिका में एक पंक्ति या पंक्ति को विशिष्ट रूप से पहचानने की अनुमति देती है। प्राइमरी की वह क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी भी संबंधपरक डेटा में उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदरबोर्ड इसका कार्य करता है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य तथा उन्हें शक्ति प्रदान करने का कार्य मुख्य रूप से मदरबोर्ड इसका कार्य करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य वन नहीं है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो भारत में राज्य वनों के प्रशासनिक वन के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, वर्गीकृत वन इस वर्ग में शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैम्पेज इस मिसाइल का नाम है। चलिए हमारा इसका व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय नौसेना एवं इंडियन एयरफोर्स IAF द्वारा अप्रैल 2024 में रैम्पेज मिसाइल को शामिल किया गया। यह लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। यह मिसाइल 250 किलोमीटर की रेंज में मौजूद लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोटबाया राजपक्षे हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं। अपने इस पुस्तक में उन्होंने
यह दावा किया है कि किस प्रकार से उन्हें चीन तथा अन्य देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव के कारण पद से हटाया गया और नागरिक विद्रोह हुआ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में नाग भारती की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है, जबकि निर्भय एक लॉन्च रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो जमीन से जमीन पर मार करने के लिए बनाई गई है। वहीं T-90 एक युद्धकर टैंक तथा S-400 एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के विमान और मिसाइल को मार गिराने के लिए उपयोग किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी।